नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरत ने संसद में दी जानकारी। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन आज से। परिवहन निगम की कैग रिपोर्ट पेश होगी। 5 दिन चलेगा आखिरी दिन प्राइवेट बिल पर चर्चा। बजट सत्र का आज 9वां दिन। वक्फ बिल पर हंगामे के आसार। केंद्र सरकार के ईद के बाद पेश कर सकती है बजट। नागपुर हिंसा, 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा। पुलिस ने तैनाती के साथ गश्त की जारी और शिवसेना बोली उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। राजस्थान में 40 एमपी में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। उड़ीसा में आज भी बारिश का अलर्ट। पंजाब में 4 डिग्री तक बढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं देहरादून, जहां पर एसडीजी अचीवर्स 2023-24 अवार्ड में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभी आपके साथ हम लोगों ने जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया था। और इन सालों में एक बड़ा आंकड़ा है जो लोगों ने रिवर्स प्लान भी हमारे प्रदेश में किया है। तो नेगी जी का भी मैं एक बार फिर से बहुत इनको बधाई देता हूँ। आदरणीय शिखा जी, आपका भी लगातार महत्वपूर्ण योगदान हमारे इन सभी क्रियाकलापों में रहता है। जूरी की मेंबर के नाते लगातार लोगों का प्रोत्साहन करती हैं। आज 3 जनपद हमारे नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी के हमारे अधिकारीगण सभी जनपदों से और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह, एसटीजी इंडेक्स में, एसटीजी में अपना योगदान देने वाले और पुरस्कृत होने वाले सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे प्लान विभाग के सीओ श्री मनोज पंत जी, उनकी पूरी टीम, मैं और कारपोरेट के हमारे प्रतिनिधि जो लगातार सीएसआर के माध्यम से हमारे राज्य की विकास योजनाओं में भी अपना योगदान देते हैं और एसटीजी में भी अपना योगदान देते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी संस्थाएं, सभी एसटीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले और यहाँ उपस्थित मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्रदूतों के समक्ष, आप सबके समक्ष लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में आज यहाँ पर हर वर्ष की भांति आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिल रहा है। समाज जीवन में अपना योगदान देने वाले सच में आप जैसे सभी महानुभावों से मिलकर हमेशा एक नई ऊर्जा का, नए उत्साह का संचार होता है। आप सबको देखकर आप विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं, विशिष्टताएं प्राप्त करते हैं, नवाचार करते हैं, ये हमको भी ऊर्जा प्रदान करता है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बनता है। भाइयों बहनों, हम इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सम्मान से 3 व्यक्तियों को, 9 संस्थाओं को और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए अपने समर्पण, नवाचार और परिश्रम के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए
विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले SDG एस्टीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। और निसंदेह जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं वो हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पाथे देने का काम, यानी रास्ता देने का काम उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी का योगदान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है, अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण है। और सच में मैं कहूं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो केवल राज्य के अंदर ही नहीं, विभिन्न राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी, इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा। और पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सब अगर जिनका लालन पालन यहां हुआ होगा, आपका तो हुआ ही, आप तो सर हिला रही हैं। जिनका भी हुआ है, जैसे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो आप कभी किसी रास्ते से निकलते होंगे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में भी अनेक जगह पर आपको जो है अनेक स्थानों पर जल के स्रोत मिलते थे। पहाड़ों में जाते थे तो नौले मिलते थे, धारे मिलते थे, गधेरे मिलते थे। और उधर पिथौरागढ़ की भाषा में बोलते हैं छ्यो। कोई जानता है छ्यो क्या होता है? जहां पर पानी फूटता है। तो वो सब जो है धीरे धीरे, अब आप देखिए तो धीरे धीरे वो सब बंद सा हो गया। मैं न्यूनता नहीं कह रहा हूं, बंद सा हो गया। आप किसी रास्ते में निकलिए, यहां से आप ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर होते हुए आप चंबा से टिहरी पहुंचिए, या आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचिए, या आप यहां से पौड़ी की तरफ को जाइए, आगे जाइए, 4 धाम यात्रा पर चले जाइए, पिथौरागढ़ से इधर चंपावत होते हुए नीचे आ जाइए, आगे चले जाइए, जगह जगह पर ये सूख गए। मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता है, नेगी जी, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जो है ये पलायन के साथ साथ इस पर भी, जल संचय पर, जल संरक्षण पर, स्रोतों के संवर्धन पर, इनके दोबारा से रिचार्ज पर, उस पर हम सबको काम करना है। मैं आज, चूंकि ये क्रीम हमारे बीच में पूरे राज्य की है, मैं आप सबके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है।
तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने तमाम उपलब्धियों के बारे में बताया और हर एक शब्द के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। जिस तरह से 6 वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि इसके मतलब क्या होता है। अब बढ़ते खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर नगर निगम बजट पेश हो सकता है हंगामेदार। बताया जा रहा है कि आज 1 बजे नगर निगम की बजट बैठक होनी है और हंगामे के आसार भी बजट के दौरान बताया जा रहा है। बैठक में भाजपा पार्षद किसी तरह का विरोध ना करे, ऐसी अपील की जा रही है। नगर निगम और जलकल विभाग का बजट पेश होगा। नगर निगम की पहली 2 बैठक हो चुकी है स्थगित और 10 मार्च की बैठक में सपा भाजपा के 8 पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया था। 18 मार्च को फिर से बैठक बुलाई गई और अपरिहार्य कारणों से फिर से उसे टाल दिया गया था। उधर सपा भी वार्ड विकास निधि बढ़ाने के लिए अड़ी हुई है। सपा पार्षद बैठक में वार्ड विकास निधि को 3 करोड़ करने की मांग कर रही है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रही है और 1 बजे चूंकि नगर निगम की बजट बैठक होनी है और इस बैठक के दौरान देखा जा रहा है कि भाजपा पार्षद किसी तरह का विरोध ना करे, ऐसी भी अपील बैठक के दौरान बैठक से पहले की जा रही है। और नगर निगम और जलकल विभाग का बजट पेश होना है। तो नगर निगम की पहले 2 बैठकें स्थगित हो चुकी हैं। 10 मार्च को जब बैठक हुई थी तो सपा भाजपा के 8 जो पार्षद हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। 18 मार्च की बैठक में अपरिहार्य कारणों से भी फिर से बैठक को टाल दिया गया था। उधर सपा भी वार्ड विकास निधि बढ़ाने को लेकर के अड़ी हुई है। साथ ही नगर निगम बजट पेश हो सकता है हंगामेदार भी बताया जा रहा है कि हंगामा हो सकता है। 1 बजे फिलहाल बजट को लेकर के बैठक होनी है। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बजट को लेकर के पहले बैठक की जानी है, 1 बजे का समय दिया गया है, लेकिन सपा और भाजपा के जो पार्षद वो अड़े हुए हैं और 8 तारीख को चूंकि बैठक की गई उसे बहिष्कार कर दिया गया था। अब 18 तारीख को भी किसी कारणवश उसको भी टाल दिया गया। अब आज चूंकि बैठक होनी है, क्या लगता है क्या कुछ रहने वाला है? आ रहा है क्योंकि 2 बैठकें हो चुकी हैं। दोनों बैठकों में पार्षदों ने कार्य बहिष्कार किया है। वो लगातार चाहे सपा के विधायक हो, माफ करिएगा पार्षद हो या फिर भाजपा के पार्षद हो, सभी ने इसका विरोध किया है। विरोध करने का इनका मकसद ये है कि जो विकास निधि है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए पहले मिला करता था, अब इस विकास निधि को 3 करोड़ रुपए करने की मांग को लेकर के सभी पार्षद लगातार नाराजगी जता रहे हैं और हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 1 बजे के आसपास जो है नगर निगम की बजट की बैठक ये तीसरी बार होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले एक हंगामा देखने को मिल सकता है जहां पर सभी पार्षद जो है दूसरे का विरोध करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पे जो 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं पार्षद, उसको जो महापौर है सुषमा खंडवाल वो मानने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि दोनों लोगों की बातचीत नहीं बन पा रही है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, 18 मार्च की बैठक को किसी कारणवश टाल दिया गया था। 8 मार्च को भी टाल दिया गया था, बहिष्कार किया गया था। सपा और भाजपा पार्षद की जो बैठक होनी थी और हंगामा, अब बताया जा रहा है कि बजट पेश के दौरान हंगामा हो सकता है।
और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर सेवा सुशासन के 8 साल पूरे होने के बाद देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं, दिग्गज मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 सोलर पंपों की स्थापना की गई। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्संचालन किया जा रहा है। वहीं कुल 976 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। किसानों को ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देने से 14 लाख किसान लाभान्वित हुए। किसानोन्मुखी नीतियों की वजह से 2023-24 में कृषि विकास दर लगभग दोगुनी हो गई। जन कल्याण की योजनाओं से आम लोगों का जीवन आसान हुआ। 2017 से पहले केवल 5,16,000 परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल मिल पाता था। आज 2,36,00,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। 2017 से पहले प्रदेश के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन अब 1,58,00,000 घरों को बिजली कनेक्शन देकर यूपी अग्रणी राज्य बन गया है। आज ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। संवेदनशील सरकार ने कोरोना संकट के समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का मंत्र अपनाकर कोविड प्रबंधन का दुनिया का सर्वोत्तम मॉडल तैयार किया। यही है नया भारत, जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता है। अंत्योदय से सर्वोदय के मिशन के अंतर्गत डबल इंजन सरकार सबको आवास और सबको अनाज के संकल्प के प्रति पूर्ण समर्पित है। केंद्र की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 56 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के 25 निर्धनतम परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, वनटांगिया, मूसर, थारू एवं अन्य वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़कर लोक कल्याण की नई इबारत भी उत्तर प्रदेश ने लिखी है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लक्ष्य के लिए मिशन शक्ति से लेकर वन स्टॉप सेंटर, बालिकाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महिलाओं को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 35,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। अब तक 2,000 करोड़ से ज्यादा के अनुदान से 4,76,000 से ज्यादा जोड़े लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुफ्त गैस कनेक्शन और होली एवं दीपावली पर निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में 96,07,469 परिवारों को घरौनी। महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2,75,00,000 शौचालयों का निर्माण और 1100 ब्लॉकों में पिंक शौचालयों के निर्माण ने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ODF रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया। जन कल्याण के साथ प्रदेश के आधारभूत ढांचे को भी तेजी से विकसित किया गया। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक मेट्रो रेल, सर्वाधिक एयरपोर्ट और सबसे लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग मौजूद है। देश का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। दिल्ली से मेरठ के बीच की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत संचालित है। 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसे हालात से जनता त्रस्त थी। दंगे फसाद रोज की बात थी। गुंडे बदमाश जमीनों पर कब्जा करते थे। व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित थी। निवेशक उत्तर प्रदेश से दूर हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराध के पूरे इकोसिस्टम पर जबरदस्त प्रहार किया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बड़े अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम और NSA की कार्रवाई की गई। माफिया के अवैध कब्जे से संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल भेज दिए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती और दुष्कर्म के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।
कानून का राज, इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज रफ्तार विकास, निवेश प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्कों, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर एवं डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वह निर्णायक फैक्टर बन गए, जिन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश का हौसला और भरपूर रिटर्न का भरोसा दिया। इसका असर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दिखा। पहली बार राज्य में रिकॉर्ड 45 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे, जिससे 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख माइक्रो इंडस्ट्री स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम युवा जैसे अभियानों के अंतर्गत 5 लाख तक का बिना गारंटी वाला ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बनकर उभरा है। पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी और निजी एवं एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया। ओडीओपी योजना से न केवल स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली, बल्कि इससे 2.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कारीगरों, हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण और कौशल विकास किया गया। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 21 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दी जा रही है। ऑपरेशन कायाकल्प ने 95% से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म आदि के लिए माता पिता के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। कमजोर वर्ग की बालिकाओं का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत कर कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षारत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। महापुरुषों को सम्मान और वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से बाबा साहेब अम्बेडकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता शबरी, संत रविदास, संत कबीरदास, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर विभिन्न योजनाओं से लिखा जा रहा है जन कल्याण का नया अध्याय। नई खेल नीति से ग्रामीण प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोच उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रामीण खेल लीग का नियमित आयोजन हो रहा है। सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाया गया है। मेरठ में 338 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स के अलावा उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और अक्यूट इंसेफेलाइटिस पर कारगर नियंत्रण हुआ है। गरीबों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त उपचार देने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। यूपी में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत बेहतर हुआ है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय 52,671 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 93,514 रुपए हो गई है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। रेवेन्यू लीकेज पर रोक लगी है और डिजिटल माध्यमों को अपनाने से पारदर्शिता आई है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ 11.6% रिकॉर्ड की गई है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2024-25 में बढ़कर 27.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच रही है। विकास के नए लक्ष्य हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश ने आस्था को आर्थिकी से जोड़ने का नया मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। काशी कॉरिडोर, अयोध्या धाम में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ
हुआ। विश्व ने उसका चरमोत्कर्ष महाकुंभ के दिव्य भव्य एवं विराट आयोजन में देखा। महाकुंभ में शामिल हुए 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं में से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा की। श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने, खाने पीने और खरीदारी से जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वृद्धि हुई है, वहीं 5 नए धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर विकसित हुए। संस्कृति से समृद्धि के बीच समन्वय और आस्था से आजीविका के नए अवसरों का निर्माण कैसे हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने सांस्कृतिक संरक्षण से सिद्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति वाले विकास का यह नया वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों एवं विजन के अनुरूप डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्यरत है। डबल इंजन सरकार भय, भूख, बेरोजगारी को पीछे छोड़ विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार कर रही है। करके दिखाए जो डबल इंजन सरकार है वो। एक झलक देखी आपने पिछले 8 वर्षों में कितनी तेजी के साथ मित्रों बदल रहा है उत्तर प्रदेश। तो देवी और सज्जनों, 2017 में 7वीं पायदान से आज उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक सफलतापूर्वक लाने वाले और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सहयोगियों की ओर के अपने सभी मैं आप सबका इस विशेष सहयोगियों की ओर से संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं और प्रदेश वासियों को 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। अभी यहां पर मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों और एनडीए के जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने 8 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कैसे आगे बढ़ाया है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है और एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पच्चीस, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डबल इंजन की सरकार की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा समग्र विकास के जिन
क्षेत्रों में कार्य किया गया है, वह अन्नदाता किसान के उत्थान के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, परंपरागत उद्यमिता को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाने का, इन सभी अलग अलग सेक्टर में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन 3 दिवसीय विकास उत्सव के माध्यम से जनपद के अंदर उस सभी सेक्टर से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो युवा हैं, जो मातृशक्ति है, उद्यमी हैं, इन सभी के सम्मान से संबंधित और विकास की इन योजनाओं के प्रति जनता जनार्दन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज आवश्यक समझा कि अपने सहयोगियों के साथ हम इस संवाद के माध्यम से आपके सामने इन 8 वर्षों की इस यात्रा के बारे में बताएं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से ऐसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। इन 8 वर्षों में जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं
2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सबको उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में
श्री अन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी झलक मैं इसी बात से आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिससे अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से चाहे गन्ना उत्पादन में, चाहे वह खाद्यान्न उत्पादन में हो या फिर फल एवं सब्जी के उत्पादन में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगा करके प्रदेश के अंदर लगभग 86,000 अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का काम किया गया। तो 14 लाख निजी नलकूप को भी विद्युत की मुफ्त व्यवस्था देकर के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सरकार ने योगदान दिया और परिणाम है कि इस दौरान अगर आप देखें 2012 से 17 के बीच बिचौलियों के द्वारा तब सरकार करती थी, तब कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर सरकार के द्वारा नहीं लगाए जाते थे। तब सरकार ने गेहूं का क्रय पे कुल पैसा खर्च किया था 12,808 करोड़। ये पैसा अन्नदाता किसान के पास नहीं, बिचौलियों के पास गया था और 17 से लेकर के 23-24 के बीच में सरकार ने जो गेहूं क्रय पर धनराशि खर्च की है, इसमें 2.5 यानी इससे लगभग 2.5 गुना अधिक हम लोगों ने इसके लिए धनराशि खर्च की है, लोगों को उपलब्ध करवाया है और इसमें 200 यानी 94 इसमें कुल धनराशि 12,808 करोड़ की तुलना में 43,424 करोड़ रुपए यानी 3.5 गुना अधिक भुगतान अन्नदाता किसानों को सीधे प्रोक्योरमेंट के केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है। ऐसे धान के क्रय में भी 12 से 17 के बीच 17,190 करोड़ रुपए का कुल भुगतान बिचौलियों को हो पाया था, क्योंकि किसान सरकार के तत्कालीन सरकार के एजेंडे में कहीं नहीं था। इस दौरान 2017 से लेकर 2024 के बीच सरकार ने 5 गुना अधिक यानी 88,746 करोड़ रुपए का धान का मूल्य डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में करने का काम किया। प्रदेश के अंदर 32 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बाढ़ से बचाव करने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत
हर अन्नदाता किसान को, उनके परिवार के सदस्यों को, बटाईदार को भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर किया कि अगर कभी बाढ़ से, आकाशीय बिजली से या किसी अन्य दुर्घटना से, एक्सीडेंट से या वन्य जीव संघर्ष में उनकी दुखद मौत होती है तो सरकार इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी देगी। और आज हम लोग लगातार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को आच्छादित किए हुए हैं। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान करने में भी ये डबल इंजन की सरकार को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 7,700 से अधिक गौआश्रय स्थल के माध्यम से 12,50,000 से अधिक गोवंश का संरक्षण सरकार अपने स्तर पर कर रही है। और सहभागिता योजना के माध्यम से 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 से अधिक गोवंश उनकी सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसमें प्रति गोवंश प्रति माह अन्नदाता किसान को सरकार 1,500 रुपए का भुगतान करती है एक गोवंश के लिए। और इसी प्रकार से कुपोषित परिवारों को भी 10,000 गोवंश देने का काम सरकार ने इस दौरान किया है। उन्हें भी राशि हम उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों, 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। अनुमान करिए, अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में, जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और ये भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244
पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है, एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। देश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी पीआरबी 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी इस न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। इससे पहले 1,26,000 की जो भर्ती संपन्न हुई, 1,56,000 की जो भर्तियां हम लोगों ने यहां पे संपन्न की थी, 25,000 से अधिक महिला कार्मिक उसके माध्यम से हम लोगों ने पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में
अपना योगदान दे रही हैं, तो महिला स्वयंसेवी समूह में लगभग 1 करोड़ बहनें योगदान देकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4,76,000 से अधिक सामूहिक विवाह के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 95 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना में, स्ट्रीट वेंडर में लगी हुई महिलाओं को उस योजना के साथ जोड़ा गया है और 1 करोड़ महिलाओं को पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार देने का काम ये देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरौनी, पीएम घरौनी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस नए बजट में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रदेश वही है जिस प्रदेश का युवा पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घटकर के मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।